हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास से बच्चों हम लोग क्लास 12th के लिए प्लेजर टेस्ट सीरीज यानी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। अब तो डेट शीट भी आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और मैं आपको ब्रीफ करता हूं आज के टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, क्या क्या लिखा हुआ है। दिस टेस्ट that we are going to discuss today has been already taken on 17th October 2021 by using Google Form। अगर अभी तक आप लोगों ने Google Form का यूज करके ये टेस्ट नहीं दिया है तो पहले आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट मेरी मैथ मिशन बुक में से लिया गया है और ये टेस्ट हमारी 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली बुक में भी गिवन है। ठीक है बच्चों, जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसका भी सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है। उनके वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। यानी पूरा पेपर जहां पर 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें 3 डिविजन्स होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमें टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से कोई से भी 16 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन बी में हमें अगेन 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वी कैन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 20 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन सी में कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां पर 10 क्वेश्चंस होंगे और हमें कोई से भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मोर ओवर सेक्शन सी में केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे, बात करेंगे जब सेक्शन सी आएगा उस समय। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी कंपल्सरी एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। इक्वल मार्क मतलब कितने? हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पूरा पेपर 40 मार्क्स का होगा। समझे कि नहीं? यहां से 16 क्वेश्चन, यहां से 16 क्वेश्चन और यहां से 8 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे फ्रॉम द गिवन 50 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, फिर मैथ की तरफ चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइनली और मैथ के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर पढ़ रहे होंगे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए यहां से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन 1 से 20 के बीच में कोई से भी 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर हमें ना एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमसे ना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। भाई सुनना ध्यान से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। मोर ओवर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए यहां पर मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ना, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं। तो यहां पर अगर मैट्रिक्स लिखूंगा मैं तो 0 A और ये -B। बेसिकली होने क्या वाला है ना, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज लेने में क्या होता है ना, रो 1 के एलिमेंट कहां जाते हैं तो कॉलम फर्स्ट में। चलिए लिखना शुरू कर दो, 1 सेकेंड। यहां पर 0 A और ये -B हो जाएगा, ये -A 0 और ये -C रो 2 कॉलम 2 में जाता है और रो 3 कॉलम 3 में चला जाता है। इस तरीके से इसे पूरे में से अगर आप -1 कॉमन ले लेंगे, है ना, पूरे ही मैट्रिक्स A डैश में से -1 कॉमन लेंगे तो आपको माइनस बाहर दिखेगा, अंदर जो भी चीज आपको दिखने वाली है ना बच्चों, आप एक बार चेक करके देखना, आपको फाइनली ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और अगर ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो आप क्या कह सकते हो कि मैट्रिक्स A कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? तो मैट्रिक्स A बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ आ रही है? और इसका ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है ऑर्डर 3। बात समझ आई? तो कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड होता है, ध्यान से मैंने क्या बोला,
कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड होता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। समझे? यानी यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपके क्वेश्चन 1 के लिए। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको पता होगा ना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कैसे पता चलेगा? डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। समझे? डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, ऐसे कर लो तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आपको दिख रहा है कि इसके ऑर्डर की वैल्यू क्या है, मतलब कितने रो और कितने कॉलम है, तो फिर आप इसका ऑर्डर लिख पाएंगे। और अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना। आपको ना एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 है, देखो यहां पर। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट 7 दे रखा है और आपसे ना एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना होता है तो देखो इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर n का मतलब क्या है, सो n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। समझे? अब हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसमें ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जाऊं तो मैं तो सबसे पहले ऐसे लिखूंगा ना, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 2, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे क्वेश्चन में 7 है। समझे? तो 7 स्क्वायर यानी 49 और 49 यानी ऑप्शन बी। एक बार चेक करो, यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है सभी को? चलें अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 3 आपके सामने। अब क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला हुआ है कि अगर ए एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं मैट्रिक्स ए थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपसे ना ये पूछा गया है। देखो आप एक बात ध्यान रखना कि आपको दिया क्या गया है, आपको ये दिया गया है और यहां पर ऑर्डर 3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a²। एक सेकंड, इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यहां लगेगा ना, देखो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यहां लगाओ। समझे? जब ये फॉर्मूला लगाओगे, इससे कंपेयर करोगे तो यहां पर k का मतलब 3 बन जाएगा, मैट्रिक्स a का मतलब a² से होगा। समझे? बस कंपैरिजन करने के लिए बोला मैंने। तो k का मतलब 3, यहां पर n का मतलब भी 3 है, तो देखो इस तरीके से आप लिख पाओगे। अब ये बनेगा 27। ध्यान से देखना, मैंने काम और भी कर दिया है। क्या काम? देखो इस तरीके से भी तो होता है, इस तरीके से भी तो होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने लगा दी है यहां पे। समझे? अच्छा, यहां पर 3 की पावर 3 27 तो हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी ये 4 आ जाएगा। 27 इंटू 4 करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 108 यानी ऑप्शन सी। एक बार चेक करिए, यहां पर देख सकते हो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की तरफ। वो इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा। देखो इसने पूछा क्या है आप लोगों से, आपसे पूछा है कॉट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी। कॉट इनवर्स ऑफ -1 दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली बता दो कि 3π/4 होगी, या फिर अगर आप में से किसी को प्रॉपर्टी आती हैं। अब ये मत कहना कि सर प्रॉपर्टी तो सिलेबस में नहीं है। अरे भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड टर्म में इंटीग्रेशन करोगे, तो इसके लिए तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर याद कर लोगे तो आपका ही फायदा होगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां प्रॉपर्टी मैंने कौन सी यूज की है मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए। देखो कॉट इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की है। x का मतलब 1 है, एक बार कंपेयर कर लो। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो ये π/4 आ जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 3π/4 बनेगा। अब 3π/4 का मतलब ऑप्शन डी एक बार चेक कर लो बच्चों, ये रहा जी ऑप्शन डी क्वेश्चन 4 का। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन 5 ये रहा आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, पढ़ो ध्यान से। इन डिफाइनिंग ऑफ एन LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इफ m स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स
एंड n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यानी किसी भी एलपीपी में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसको n से रिप्रेजेंट किया गया, कितने कंस्ट्रेंट्स बनेंगे यानी कितनी इनइक्वालिटीज बनेंगी उसको m से यूज किया गया है, m से रिप्रेजेंट किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होने वाला है। देखो जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल तो नॉर्मली हमारे सिलेबस में 2 ही आने वाले हैं ना, तो कंस्ट्रेंट्स या तो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, समझे। यानी ऑप्शन बी, एक बार देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला, समझे। यानी क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जरा क्वेश्चन 6 को देखते हैं, उसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन 6 यहीं पर आपको दिख रहा होगा। देखो यहां पर एक फंक्शन f दिया हुआ है, fx की वैल्यू ये आपको दिख रही होगी x माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, एक फंक्शन g के बारे में बात की गई है और यहां पर g ऑफ x की वैल्यू भी आपको दिख रही होगी। आपसे पूछा क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ गॉफ ऑफ 7। अगेन आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे गॉफ ऑफ 7 ये क्या है। बेटा कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट है जो कि चैप्टर 1 में से डिलीट हो गया है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव वो सिलेबस में है, तो थोड़ा सा नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं आपको ब्रीफ करता हूं यहां पर किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा ना, गॉफ 7 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना, बिल्कुल नहीं। अब देखो g ऑफ f ऑफ 7 यानी आपके फंक्शन में ये जो g फंक्शन है ना, इसमें x की जगह अब आपको डालना है f ऑफ 7। अगर आप चाहो तो अलग से fx की वैल्यू ये रही, f ऑफ 7 पहले ही निकाल के रख लो अगर आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। बताओ क्या करूं, मैं पहले ही कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर x की जगह 7 डालेंगे, 7 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी फाइनली क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी f ऑफ 7 का मतलब 3, यानी फंक्शन g में मैं x की जगह f ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू 3 ये पुट करने वाला हूं। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी 7, यानी गॉफ ऑफ 7 की वैल्यू भी 7 आ गई। तो अब मुझे ना इसका डेरिवेटिव करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ गॉफ ऑफ 7 अगर मैं करने जाऊंगा ना बच्चों, तो यहां पर क्योंकि गॉफ ऑफ 7 खुद एक कांस्टेंट आया हुआ है जो कि आपको साइड में दिख ही रहा होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 0 होगा ना। अब 0 होगा तो यहां पर ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी अगर आपको दिख गया है तो बढ़िया, मैंने तो मार्किंग भी कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है, पढ़ना ध्यान से। आपको ना एक फंक्शन fx दे दिया बच्चों, ठीक है, और बोला गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। चलो ये भी अच्छी बात है। तो आपसे ना f ऑफ 0 की वैल्यू पूछी गई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। देखो भाई, अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, सो लिमिट वैल्यू एट 0 फॉर द फंक्शन fx विल बी सेम एज f ऑफ 0। समझे, यानी मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर बस इसको कैलकुलेट करूंगा और ये f ऑफ 0 के इक्वल होगा। मुझसे तो यही पूछा गया है, समझे। अब यहां पर अगर मैं लिमिट इवेल्युएट करने जाऊं तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस 10x। अब अगर तुम इसमें x की लिमिट 0 पुट करोगे ना तो आपको 0 बाय 0 फॉर्म तैयार दिखेगी। अब उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना x से डिवाइड कर दो। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो, समझे। डिवाइड बाय x इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो ये बनेगा 2 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। एक बात देख लेना जी, फिर ये 2 प्लस 10x अपॉन एक्स, समझे। अब अगर x की लिमिट 0 पुट करोगे ना तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी फाइनली 1 अपॉन 3, और यही आपका f ऑफ 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, समझे। तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो मिल चुकी है, यानी यहां पर ऑप्शन ए एक बार चेक करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 8 आपके सामने। अब इसमें क्या करना है, पढ़ो ध्यान से।
सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ते ही जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं जरा आपका जवाब आता है कि नहीं। बोल रहा है इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो आपसे ना लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सी ये पूछा गया है। भाई सुनना ध्यान से, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तो ये इस बात की पक्का गारंटी है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट द सेम पॉइंट। और इसका मतलब तो ये हुआ कि लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी। समझे कि नहीं, यानी एफ ऑफ सी के इक्वल होने वाला है, यानी यही तो आपका आंसर है और यही आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए एक बार आप चेक कर सकते हो। समझे कि नहीं, क्वेश्चन 8 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 9 आपके सामने। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है फॉर विच द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स बिकम्स जीरो। यानी अगर इस फंक्शन एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये जीरो होगा, तो फिर x की वैल्यू बताओ क्या आने वाली है। एक बात सुनना बच्चों ध्यान से, एमसीक्यूज में ना आपको हर क्वेश्चन हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉजिकली काम कर सकते हैं ना, अगर आप लॉजिकली काम कर सकते हैं तो अपना टाइम बचा पाएंगे। अगर आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे, या किसी बच्चे को डेरिवेटिव याद भी होगा क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक्स टू दी पावर एक्स है ना, लॉग लेकर इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। समझे, मैंने बोला था ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बच्चों को आंसर भी याद होगा। तो चलो जरा डिफरेंशिएशन यहां पर जैसा कि मैंने बताया मैं लिख दूं या करके दिखाऊं। चलो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर, देखो इस तरीके से आप लिखोगे और फाइनली इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है सभी को। अब यहां पर अगर डेरिवेटिव करोगे ना आप, अगर यहां पर आप डेरिवेटिव करोगे तो e वाला तो सेम ही रहेगा, समझे कि नहीं। अच्छा, पावर में जाओगे तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। एक बार चेक कर लो मैं सही कर रहा हूं या नहीं। फाइनली ये आपको दे देगा x की पावर x, देखो e की पावर x इंटू लॉग x, ये कहां से बना था, तो ये यहां से बना था। समझे, उसी का यूज करके मैंने फिर से x की पावर x लिख दिया और यहां ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ x। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पर डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा, तो आ चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू बताओ। अब सुनना ध्यान से, x की पावर x ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 प्लस लॉग x यही 0 होगा, 1 प्लस लॉग x यही 0 होगा। अब अगर ये 0 होगा तो यहां से log x की वैल्यू आपको मिलेगी -1, दैट मीन्स x की वैल्यू मिलेगी e की पावर -1। यानी इसको आप चाहो तो 1/e लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऑप्शन डी को देख लो एक बार, ऑप्शन डी यहां पर मार्क कर दो। समझे, क्वेश्चन 9 का आंसर आ चुका है बच्चों। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन 10 आपके सामने। अब क्वेश्चन 10 में क्या बोला हुआ है, देखो यहां पर ना आपको एक सेट ए दे दिया है और बोला गया है कि आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। समझे, और यहां पर डेफिनेशन भी आपको दे रखी है रिलेशन की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्या बोला गया है बच्चों, ये बोला गया है कि a, b वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो c, d वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ एसोसिएट अगर होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। आपसे ना इक्विवेलेंस क्लास की वैल्यू पूछी गई है। देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं एज्यूम कर लूंगा कि 1,3 अंडर द रिलेशन r विल बी एसोसिएटेड विद x, y। तो डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो a, b और ये c, d, तो क्या लिखा a प्लस d इक्वल टू b प्लस c। तो यहां पर भी देखो इसी बिहाफ पे मैं कह सकता हूं 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स। समझे, तो यहां से बात क्या बनेगी बच्चों, यहां से बात बनेगी y माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2। समझे, यानी आपको x, y की वैल्यू निकालनी है तो आपको y और x इस तरीके से लेने होंगे कि y माइनस एक्स 2 बन जाए। समझे कि नहीं, तो अब यहां से आपको वैल्यू बता देनी है और फिर उसका कलेक्शन तैयार कर दोगे ना, x, y ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन तैयार कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर।
चलिए काम शुरू करते हैं। देखो यहां पर x और y की वैल्यू जो भी होंगी वो सेट A में से ही आएंगी, समझे। तो यहां पर अगर मैं y की जगह 3 लूंगा तो x मुझे 1 लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से। फिर यहां पर अगर x 2 लोगे तो y आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, तो 4, समझे। अगर x 3 लोगे तो y आपको 5 लेना पड़ेगा, लेकिन आपके सेट A में कोई भी एलिमेंट 5 तो मुझे दिख नहीं रहा, मतलब बस जी आपका काम हो गया। यहां करली ब्रैकेट क्लोज करो और 10th का कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी देखो जी, 10th का ऑप्शन सी देखो, यानी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि तीसरा ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन 11 जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फंक्शन आपको गिवन है। तो किस तरीके से करेंगे, आपको यहां पर सबसे पहले ना पैरामीटर पहचानना है जो कि थीटा है। चलो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे ना dx बाय डी थीटा, तो ये क्या बनेगा, ए तो कांस्टेंट है, सीकेंट क्यूब का बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और पावर में से 3 आगे लिख लो। ठीक है, अब सीकेंट थीटा का करोगे तो वो आएगा सीकेंट थीटा इनटू में टेंजेंट ऑफ थीटा। फाइनली आप चाहो तो इसे एक बार ऐसे लिख लो, एक बार देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से dy अपॉन डी थीटा भी निकाल ही लो, तो ये बनेगा 3a tan स्क्वायर थीटा और फिर tan थीटा का करोगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव मैंने यूज किया है। देखो ये तो कंसेप्ट होता है ना कि dy अपॉन डी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन डी थीटा को ना डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से, समझे बच्चों। तो यहां पर वैल्यूज तो आपको दिख ही रही हैं, dy अपॉन डी थीटा ये रहा, अब इसको इससे डिवाइड करना है। जैसे डिवीजन करोगे ना तो क्या होगा बच्चों, देखो 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये dy अपॉन डी थीटा है। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे 3a, देखो यहां पर है सीकेंट क्यूब थीटा और फिर है tan थीटा। जो चीजें कट रही हैं उनको देखो ध्यान से, 3a तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3a तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो ऊपर tan स्क्वायर नीचे tan है, यानी ऊपर बचेगा tan थीटा, समझे। अच्छा नीचे सीकेंट क्यूब है ऊपर सीकेंट स्क्वायर है, यानी नीचे क्या बचेगा आपका सीकेंट थीटा। अब इनको साइन और कॉस में चेंज कर दोगे ना तो साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस, तो फाइनली आपको ये दे देगा साइन ऑफ थीटा। तो ये फाइनली आपके ना dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब क्योंकि आपसे बोला गया है कि dy अपॉन dx की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, इस पे निकालो। एक बार देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो आपके dy अपॉन dx में थीटा की जगह पाई डाल दो, यानी साइन पाई। अब साइन पाई तो 0 होता है, तो फिर ऑप्शन ए को देख लो, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 12 आपके सामने। यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए ध्यान से, बोल क्या रहा है आपको, द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी फॉर द फंक्शन, फंक्शन आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फंक्शन का ना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको बताना है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में आपसे पूछा है ना उसी ऑर्डर में आपको जवाब देना है, पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, कहानी क्या होती है ना बच्चों कि साइन एक्स की वैल्यू बेसिकली इस इंटरवल में होती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 1 और मिनिमम क्या है तो -1, समझे। लेकिन आपके पास जो फंक्शन है ना वो साइन एक्स नहीं है, वो साइन स्क्वायर एक्स है। तो फिर मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग कर देंगे। अब जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना, नंबर लाइन पे दिखाता हूं ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच में आपका साइन एक्स चल रहा है ना, -1 से 1 के बीच में आपका साइन एक्स चल रहा है, या कोई भी चीज अगर -1 से 1 के बीच में लाई करती है, समझे। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे ना तो जो यहां पर वैल्यू होंगी, देखो 0 मैं लिख रहा हूं जानबूझ के समझाने के लिए, जो 0 के आगे की वैल्यू होंगी ना, जो 0 से आगे की वैल्यू होंगी ना यानी पॉजिटिव वैल्यूज, उनका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रह जाएंगी, है ना। लेकिन जो 0 से पीछे की वैल्यूज होंगी, है ना, 0 से -1 के बीच में जो भी वैल्यू आपको दिख रही होंगी उनका स्क्वायर करोगे तो वो भी इधर ही आ जाएगा बच्चों। कहने का मतलब है देखो यहां पर स्क्वायरिंग वाली वैल्यू दिखेगी आपको इस तरीके से, बात समझ आ रही है। तो अब यहां पर अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये इंटरवल देखो इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, बात समझ आ रही है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो अब साइन स्क्वायर एक्स को एफ एक्स लिख सकते हो, तो लिख दो। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जैसा कि आप देख रहे होंगे
मैक्स वैल्यू विल बी 1 और इसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा बच्चों 0, है ना। तो बस आपसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और फिर मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, बस यहां पर आप एंट्री कर दो, जैसे कि यहां पर 1 और यहां पर 0। ऑप्शंस में देखो कहां पर 1,0 लिखा हुआ है, तो 1,0 बेसिकली लास्ट वाले ऑप्शन में है। 0,1 वाले को पिक मत कर लेना, मैंने आपसे बताया था यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, इसलिए ऑप्शन सी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अंग्रेजी आनी चाहिए, अब मैं क्या बोलूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 13 में बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि एमसीक्यू में हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। यहां तो कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा, और वो जो कुछ सेकंड है ना, वो थोड़ा सा एनालाइज करने का और थोड़ा सा बबल को फिल करने का। ओएमआर शीट में आप बबल्स को फिल करेंगे ना, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको फिलिंग करना है, प्रॉपरली फिल करना चाहिए। चलिए यहां पर पढ़ते हैं क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहां पर ओनली 1 रो हो, कॉलम्स कितने भी हों। यानी अगर मैं जनरल नोटेशन लिखूंगा किसी भी मैट्रिक्स ए का, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि रो मैट्रिक्स है, उसमें एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हों, समझे कि नहीं। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, कितने भी कॉलम हो रो एक ही होगा, ये जनरल नोटेशन है। तो यहां पर इस डेफिनेशन को फुलफिल कौन कर रहा है, देखो इस वाले में एक ही क्या है, रो है, यानी यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 13th के लिए। आपने सॉल्व किया है ना, मैंने बोला था सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर आएगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अब 14th क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपसे पूछा गया है। तो अगर इस फंक्शन को फिलहाल मैं y एज्यूम कर लूं, देखो इस तरीके से है ना। अब चलिए इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो dy अपॉन dx, सबसे पहले हम अंडर रूट, यानी जो बाहर आपको रूट दिख रहा है इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आएगा 1/2 और ये आपका टेंजेंट रूट एक्स और ये आपका अंडर रूट में, ठीक है। अब टेन रूट एक्स का यानी टेन थीटा का भी डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, समझे। फिर एंगल में जो रूट एक्स है उसका भी होगा, तो वो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, वो मैं यहीं लिख लेता हूं। वैसे भी साइड में जगह नहीं है, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा या फिर नीचे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने वहीं लिख दिया। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अच्छा यहां पर न्यूमरेटर में आपका सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में ये 2 और 2 4 बन जाएंगे, और यहां पर रूट एक्स और यहां पर अंडर रूट में टेंजेंट ऑफ थीटा। अब थीटा भी रूट एक्स है, तो मैं क्या करूं, अब यहां पर 14th का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल मैच होता हुआ दिख रहा है, कोई सा भी नहीं। तो कोई सा भी नहीं, तो एक काम करो ना, यहां पर आप इसको एक बार दोबारा लिखो, एक बार देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये रूट एक्स है और ये टेन थीटा है, जानबूझ के मैं थीटा बोल रहा हूं, दोनों में रूट है ना, तो इसको अगर आप ऐसे कंबाइन कर दो, तो अब एक बार देखो ऑप्शन ए को चेक करो, एक बार देखो ध्यान से, ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल सेम चीज दिख रही होगी। बात समझ आई सभी को, है ना। अब चलें आगे, यहां पर क्वेश्चन 15 आ चुका है आपके लिए। अब क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, पढ़ो ध्यान से, 1 by 1 सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो। ये बोल रहा है इफ द फंक्शन, ये रहा फंक्शन, ठीक है, दिस इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो आपको ना k की वैल्यू बतानी है। अगर ये पाई पे कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ पाई विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x इक्वल टू पाई विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट व्हेन x इक्वल टू पाई, समझे कि नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो यहां फुलफिल होगी। अब अगर मैं देखूं तो f ऑफ पाई की वैल्यू क्या दिख रही है, यहां से देखो जब x इक्वल टू पाई है तो फंक्शन आपका क्या है, समझे। तो यहां से आपको ये दे देगा k इंटू पाई प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर आप LHL निकालेंगे पाई पे, तो यही वाला फंक्शन यूज होगा, यानी kx प्लस 1, तो हमें कोई फायदा नहीं दिखेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर RHL के लिए फंक्शन मैं देख लूंगा, तो वो फंक्शन क्या है एक बार चेक करो। पाई पे RHL अगर मैं निकालने जाऊंगा तो फंक्शन मुझे लेना पड़ेगा cos x, क्योंकि यहां पर RHL के लिए x ग्रेटर देन पाई आपको दिख रहा होगा, यानी पाई से बड़ा, तो यहां पर फंक्शन मुझे cos x लेना पड़ेगा। अब अगर यहां पर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये cos पाई बनेगा, cos पाई -1 होता है। अब यहां पर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में यूज कर लो, है ना, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1,
यहां से सॉल्व करेंगे तो k पाई विल बी इक्वल टू -1 यानी -2 हो जाएगा। फाइनली k की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई। अब -2 अपॉन पाई ऑप्शन बी एक बार चेक करिए बच्चों, यहां पर 15th का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 16। अब यहां पर क्या बोला गया है, इफ द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको बता दिया गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैट्रिक्स आपको पहले से ही इंफॉर्म करके दे रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। समझे? बेसिकली मेन बात यह है कि आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद देखो अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग ये बता पाते हैं कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो पक्का 0 होंगे। अब इस फैक्ट का अगर मैं यूज करूं और अपने क्वेश्चन में आगे पढ़ूं तो इसने मेरे से ना x की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो डायगोनल का पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट 2x है और तीसरा एलिमेंट y है ना। y के ऊपर तो हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी 0 ही होगा, वैसे उसको पूछा ही नहीं है ना। तो यहां पर मैं कहूंगा 2x 0 होना चाहिए इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो बस यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 आएगी तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम कर दूं, मैं ये कहूं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिचुएशन डिफरेंट है या नहीं उस सिचुएशन से जो तुम्हें यहां गिवन है। यहां पर गिवन क्या है, पहले से ही बोल रहा है कि मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। समझे? और मैंने क्या बोला अदरवाइज, मैंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों सिनेरियो डिफरेंट हैं या सेम है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन 17 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोला क्या गया है, भैया पढ़ो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, एनालाइज करो, चैप्टर 1। समझे? तो क्या बोल रहा है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y अ रिलेशन r इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, तो आपसे ना ये बोला गया है कि रिलेशन r क्या होगा, ऑप्शन ए में ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी में नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन सी में नॉन ट्रांजिटिव यानी नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी में इक्विवेलेंस। ठीक है, यहां पर देखो मेन डेफिनेशन ये है कि x माइनस वाई प्लस √3 क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। देखो ये बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पक्का रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं x बिलोंगिंग टू r करूंगा ना तो डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस एक्स प्लस √3। अब ये √3 होगा और √3 पक्का इरेशनल होता है। अब ये पक्का क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। इसलिए आप यहां पर ये बात तो कह सकते हो कि r आपका पक्का क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्री वाला ऑप्शन मुझे यहां पर कहीं दिख नहीं रहा। समझे? जरा मैं ट्रांजिटिव के ऊपर फोकस कर लेता हूं। आप ये सोच सकते हैं कि सर इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑप्शन डी में आपको इनपुट दिख रहा होगा तो सिमेट्रिक तो ये हो सकता है, होगा या नहीं होगा आपको चेक करना चाहिए। लेकिन यहां पर ज्यादातर ऑप्शन में मुझे ट्रांजिटिव दिख रहा है, इसलिए पहले मैं ट्रांजिटिव पे निशाना लगाऊंगा। मोर ओवर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता भी होगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। सीबीएसई के पेपर इतने कुछ हाई फाई नहीं आते हैं बच्चों। अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही दिखने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर अब इसका ट्रांजिटिविटी मुझे चेक करना है, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैं यहां पर ना एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा। ठीक है, जरा वेट करो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के लिए। सोचना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है। चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एज्यूम कर लूं कि x का मतलब है यहां पर √3, y का मतलब है 2 और z एक नया एलिमेंट ले लेते हैं जिसका मतलब मैं ले लेता हूं 2√3। अब देखना ध्यान से, यहां पर अगर मैं कहूं x, y बिलोंगिंग टू r, अब इसके लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, √3, 2 बिलोंगिंग टू r। अब ये है या नहीं, तो ये आप ऐसे चेक कर लो, समझे, x माइनस वाई इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करके देख लो बच्चों, ये पक्का इरेशनल है। समझे, यानी x, y बिलोंग्स टू r। जरा मैं y, z बिलोंगिंग टू r है या नहीं ये भी चेक कर लूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2, 2 √3 बिलोंगिंग टू r।
अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो मैं क्या करूंगा कि 2 माइनस 2√3 प्लस √3। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये भी आपका इरेशनल ही बचेगा, क्योंकि ये क्या बनने वाला है 2 माइनस √3। समझे कि नहीं? अब ये भी डन हो गया। अब जरा मैं ये चेक करूंगा कि x, z बिलोंग्स टू R, यस और नो। इसको चेक कर लेते हैं जरा। तो यहां पर x, z का मतलब क्या लिया जाएगा बच्चों? तो x, z यानी √3, 2√3। अब ये रिलेशन में है या नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं जरा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, √3 माइनस 2√3 प्लस √3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और 0 तो इरेशनल नहीं होता, समझे? ये रैशनल नंबर है। अब सुनना, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाली बात सही नहीं है, यानी ये वाली बात सही नहीं है। कहने का मतलब x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं है। मतलब मैं ये कहने वाला हूं कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसा कि आप यहां पर स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि इक्विवेलेंस मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां ट्रांजिटिव वर्ड 2 बार है और मैंने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है? तो मुझे पता था कि ट्रांजिटिव के ऊपर यहां पर ग्रहण लगने वाला है, इसलिए मैंने इक्विवेलेंस के बारे में बात ही नहीं की। मतलब मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात नहीं की। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, कमेंट करके बताना मुझे। फिलहाल यहां पर मुझे पता चल चुका है कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो ऐसे रीड करते हुए जाओ ऑप्शन सी में और यहां पर इसको मार्क कर दो, ठीक है? यानी क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 18 आपके सामने। अब इसमें क्या बोला हुआ है, देखो आपके पास ना एक प्यारा सा मैट्रिक्स है और बोला हुआ है कि ये सिंगुलर है, तो आप फिर x की वैल्यू बता दो। चलो काम शुरू करते हैं। देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब यहां पर जो भी मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं लिखूंगा तो देखो इस तरीके से आएगा और ये पक्का 0 होना चाहिए, समझे बच्चों? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 6/3 यानी 2 आएगी। 2 का मतलब ऑप्शन बी एक बार चेक करिए। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला क्या है इसको देखो जरा। यहां पर बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आज मैं डिस्कस कर चुका हूं कैसे लेते हैं। देखो रो 1 के जो भी एलिमेंट है ना उसको कॉलम 1 में ट्रांसफर कर दो, ये लो जी, है ना? रो 2 वालों को कॉलम 2 में। अब रो 3 यहां पर है ही नहीं तो कॉलम 3 भी नहीं बनेगा। बस ये आपका काम तो हो गया। अब एक बार मैच कर लो कौन से वाले से आपका बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। ऑप्शन सी एक बार देख लो बच्चों, बस ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और इसी के साथ हमारे 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए सेक्शन ए के। अभी सॉल्व हुए नहीं है, 20वां क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। इसमें क्या सॉल्व करोगे? अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। पढ़िए क्या बोला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का रेंज पूछा गया है। मेरे को तो याद है, एक बार देख लो, ऑप्शन डी चेक कर लो बेटा। अब कोई ये मत कहना सर यहां पर ना हमने जो रेंज याद किया है वो तो हमने ऐसे याद किया है ना, इस तरीके से। बेटा यहां पर ये जो करली ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये बिना करली ब्रैकेट के भी लिखा जाता है। ऑप्शन डी एक बार देख लो, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हो गया, ठीक है बच्चों? अब जैसा कि मैंने कहा सेक्शन ए तो खत्म हो गया है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से आगे वाले क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? 21 से 40 तक ये सेक्शन बी की कहानी है। चलो जी देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। आपको ना यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ए आई जे, और यहां ऑर्डर पे फोकस करना, समझे? अब इसका जो भी एलिमेंट है ना देखो इस तरीके से डिफाइन करके आपको दे रहा है, समझे? आपसे वैल्यू पूछी गई है A23 की। भाई सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ज्यादातर बच्चे बड़े आराम से क्या सोचेंगे कि सर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3 पुट कर दो, किसमें? तो AIJ में। अब AIJ कहां पर है भैया? क्वेश्चन में दे रखा है e⁻²IX और ये sin JX। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करने वाला हूं, चलो कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। I की जगह 2 डाल दो, 2 × 2 यानी 4x इस तरीके से,
और ये साइन j की जगह 3 यानी साइन 3x। ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे कि ऑप्शन ए को मार्क कर दिया जाए, लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है? देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे फोकस करो। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? 2x2, यानी 2 रो होंगे और 2 ही कॉलम्स होंगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। लेकिन आपने क्या निकाला है? एक ऐसा एलिमेंट जो कि कहां प्रेजेंट है बच्चों? सेकंड रो थर्ड कॉलम में। जिस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम ही 2 हैं, वहां पर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकाल के बैठे हो और ऑप्शन ए को मार्क करके बैठे हो। समझे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, सही से एनालाइज करना चाहिए, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सही आंसर भी आ जाएगा। अभी यहां सॉल्व करोगे, आपका आंसर तो आएगा लेकिन वो गलत आएगा। समझे? आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिलहाल यहां पर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 21 का पहले ही क्वेश्चन पे बोल्ड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो 22 में आपसे ना प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। अब यूं तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x होता है, इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर 3π/4 लिख दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये करोगे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब x tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट हो, है ना फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो कोई ये मत बोलना कि ये तो प्रॉपर्टी है, नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट देखोगे तो ये प्रॉपर्टी नहीं है मेरे बच्चों। फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप tan 3π/4 की वैल्यू लिख लो। अब इसके लिए आपको 11th क्लास की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। यहां पर tan थीटा को मैंने tan π - थीटा लिखा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा -tan थीटा, यानी देखो ऐसे। अब इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप लिख लोगे। तो फिर आप क्या कहोगे कि tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, इसको फाइंड करने के लिए tan इनवर्स ऑफ -1 यहां कर दो। अब इसका ज्यादातर बच्चों को याद भी होता है ना? इस तरीके से आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो फिर कैसे करोगे? tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अब जो काम मैंने अलग से किया ना, वही काम आप यहां पर इसके साथ साथ ही करते रहो, तो इसमें भाई कोई फायदा नहीं है और मुझे तो खैर घाटा भी नहीं दिख रहा। आपका जैसा मन करे वैसे कर लो, है ना? देखो आप कहोगे सर ऊपर वाली चीज को आपने सेपरेटली जो सॉल्व किया है वही आप यहां पर साथ साथ कर रहे हो। एक सेकंड, ये 3π/4 मैंने फिर से लिख दिया, जबकि ये अब सिर्फ π/4 ही आएगा। यहां से माइनस को बाहर करो, tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट π/4 आपको दिखेगा, है ना? बाहर माइनस है, अब tan इनवर्स ऑफ 10 π/4, तो ये वाला प्रॉपर्टी बड़े आराम से लग जाएगा। यानी tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 को आप बड़े आराम से π/4 लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब आगे क्योंकि माइनस लगा हुआ था, यहां देख लो ना, एक बार चेक करो, यहां देखो ये माइनस लगा हुआ है ना? तो ये माइनस लगा हुआ है तो आपका आंसर -π/4 आ ही जाएगा। वो तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां पर ऑप्शन सी को मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब 23rd की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 23rd। यहां पर आपसे डोमेन पूछा गया है इस फंक्शन का। अब सुनना, देखो जनरल बात तो ये है ना कि साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डोमेन आपसे डिस्कस करूं तो ये क्या होता है? -1 से 1 के बीच में जाता है। बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है? तो यहां पर x का मतलब क्या है? हमारे क्वेश्चन में x/4 है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया x/4 भी इसी इंटरवल में होना चाहिए। तो फिर x के ऊपर क्या कंडीशंस बनेंगी, इंटरवल क्या आएगा ये पता करो। पूरे में ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं, यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पे कब कब फर्क पड़ता है मुझे कमेंट करके बताना, कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझे? क्लोज इंटरवल आ गया -4,4। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करो, क्वेश्चन नंबर 23rd का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या बोल रहा है? आपको ना एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर फंक्शन का डेफिनेशन भी आपको दिख रहा होगा, 2/x। तो आपसे बोला है कि f कैसा फंक्शन है? 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ है। f इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। वेल,
बात सुनना ध्यान से, यहां पर फंक्शन का डेफिनेशन देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि डेफिनेशन के हिसाब से इसका डोमेन क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। लेकिन समस्या यह है कि आपके फंक्शन में डिनोमिनेटर में x दिख रहा है और आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। समझे? यानी अगर इसका डोमेन मैं लिखूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा x बिलोंगिंग टू r माइनस 0। अब ऐसे लिख दो, या कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। यानी इसके डोमेन में से हमें 0 को हटाना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए डिफाइंड नहीं है। मतलब ये हुआ कि मैं 1 1 ऑन 2 वगैरह वगैरह चेक करने ही नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली ऑप्शन डी को देख रहा हूं, क्योंकि शुरू से ही फंक्शन fx मेरी निगाह में है कि यहां पर डिनोमिनेटर में x है और x 0 नहीं होगा। और ऐसा आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। जब इन्होंने मेंशन नहीं किया इसलिए मेरी आंखों में ये खटक रहा था। ऑप्शन डी मैं हाईलाइट कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। ये रहा जी 25। अब इसमें क्या है पढ़ो। देखो ये ना आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको ना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z, और ये मैक्सिमम होने वाला है 1,2 पे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी दे रखा है 10। तो आपसे ना p इक्वल टू 3q एक कंडीशन दे रखी है और आपको p और q की वैल्यू बतानी है। चलो काम शुरू करते हैं। देखो अगर z की वैल्यू मैं 1,2 पे निकालूंगा तो ये मैक्सिमम आएगी, लेकिन मैं कैसे निकालूंगा, तो p इंटू x की जगह मैंने पुट कर दिया वैल्यू जो भी है, q इंटू y यानी 2। अब ये मैक्स वैल्यू 10 इन्होंने दे रखा है, लेकिन मोर ओवर p इज इक्वल टू 3q ये भी आपको दे रखा है। यहां देख लो ना p इक्वल्स 3q, तो चलो यहां पर p इंटू 1 यानी p ही बनेगा, तो ये मैं 3q कर देता हूं इसको। ये आपका 2q है इक्वल टू 10 पहले ही आपको दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5q इक्वल्स 10 यानी q की वैल्यू तो 2 मिली। अब q अगर 2 मिला तो p क्या है 3q यानी 3 इंटू 2 यानी 6। समझे? तो p और q की वैल्यू आपको मिल रही होगी P एंड Q रेस्पेक्टिवली, यानी मैं लिखूंगा 6,2 इस तरीके से। अब 6,2 पहले वाले ऑप्शन में एक बार देखो, है ना, और ऑप्शन थर्ड को भी देख लो। तो 6,2 वहां नहीं है, वहां क्या है देखो ध्यान से 2,6। तो यहां पर अगेन रेस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और 27 भी इसी पेज पे है। अच्छी बात है जी। चलो देखते हैं 26 में क्या बोला हुआ है। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन। द फिजिबल रीजन डिपेंड्स ऑन एलपीपी, नन ऑफ दीज। वेल देखो ध्यान से, यहां पर ऑप्शन ए हमेशा सही होगा। क्यों सही होगा? पहली बात एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। दूसरी बात अगर आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पर ग्राफ का जो शेप होता है, यानी जो फिजिबल रीजन का शेप होता है, वो कॉन्वेक्स शेप होता है। समझे? फिजिक्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, 10th क्लास तक तो सबने फिजिक्स पढ़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा है, आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई है। काम शुरू करें सीधा। यहां पर मैट्रिक्स ए का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शुरू कर दो, वैसे भी तो एमसीक्यू है। तो यहां पर अगर मैं रो 1 से एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस ऑफ -3 यानी प्लस का 3 और फिर -0 प्लस 0 हो जाएगा, जो भी होगा आप देख लो। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 11। अब 11 का मतलब ऑप्शन ए देख लो, यानी यहां पर ऑप्शन ए, और वैसे क्वेश्चन 26 का भी ऑप्शन ए ही था, मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया था, फिलहाल कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 26 27 यहीं पर हो चुके हैं, ठीक है। तो 28 ये रहा। क्वेश्चन 28 में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक मैट्रिक्स है ना, आपको वैल्यू दिख रही है, प्लस ए इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स, उसका भी वैल्यू आपको दिख ही रहा होगा। आपसे ना मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछी गई है। भाई सुनना, यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर b प्लस ए इक्वल्स सी है तो यहां से मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, तो c माइनस बी। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। बस देखो ये आपका आरएचएस वाला मैट्रिक्स, ये यहां पर एलएचएस वाले मैट्रिक्स को उधर लेके जा रहा हूं मैं। तो ये लो जी 1 3 2 5। चलो जी फटाफट सॉल्व कर लो। 0 -1 यानी -1, 0 -3 यानी -3, यहां -2, 6 -5 यानी 1। इस तरीके से मैट्रिक्स ए आपको दिख गया होगा। तो मैट्रिक्स ए यानी ऑप्शन बी एक बार देखो, ये लो जी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का सही हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 29।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, एलपीपी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। क्या बोला गया है, एक एक पॉइंट को हम एनालाइज करेंगे। यहां पर बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छी बात है, हमको पता ही नहीं था। इफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर ये वैल्यू अकर करेगी, ठीक है। यहां पर कॉर्नर पॉइंट आपको विजिबल होंगे। एक काम करो, इसे मैं ए, इसे मैं बी और इसे सी बोल रहा हूं। अब अगर z एट ए निकालोगे, ये रहा आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पर x की जगह 2 और y की जगह 3 मैं पुट करूंगा, तो 5 इंटू 2 और ये 8 इंटू 3 सॉल्व करना। ये क्या आएगा बेटा, 34 आ रहा है, देखना एक बार, ठीक है। फिर z एट बी निकालो, ये रहा पॉइंट बी। यहां पर x की जगह 0, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 8 यानी y की जगह 5 पुट कर रहा हूं, तो ये आपका 40 आएगा, यानी ये 40 हो गया, ठीक है। फिर z एट सी निकालेंगे, यहां पर x की जगह 0 यानी फिर से 0, यहां पर y की जगह 3 यानी 8 3 24, तो फाइनली आंसर यहां पर 24 आ गया z एट सी का। और यही तो आपका मिनिमम वैल्यू है। और इसने पूछा क्या है, और इसने आपसे पूछा क्या है कि z की मिनिमम वैल्यू कहां पर अकर करेगी, तो यानी z की मिनिमम वैल्यू पॉइंट सी यानी 0,3 पे अकर करने वाली है, यानी ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 29 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 30। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग इफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय दिस, तो आपको z मैक्स की वैल्यू बतानी है। यहां पर भी आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इसे पॉइंट ए, इसे पॉइंट बी और इसे पॉइंट सी बोलो, ठीक है। अब अगर z एट ए निकालोगे तो 1,6, यहां पर x की जगह 1 और y की जगह 6 पुट कर दो, 1 + 6 यानी 7 आ जाएगा। z एट बी निकालोगे तो 1,0, 1 + 0 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। z एट सी 8 + 0 यानी 8 आ जाएगा। तो आपसे ना मैक्स वैल्यू ऑफ z पूछी गई है, ये रहा मैक्स, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं z की मैक्सिमम वैल्यू यानी 8 आ चुकी है, तो 8 कहां पर है, तो ऑप्शन बी में चेक करो, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। आपसे ना डेरिवेटिव पूछा गया है a की पावर 2x का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, a की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2x इंटू लॉग ऑफ a, और 2x का भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल यानी 2 आएगा, समझे। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर अगर मैं देखूंगा तो पहले वाले ऑप्शन में चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई सुनना, आपसे ना d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। देखो tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, डेरिवेटिव में क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। यहां x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और फिर चेन रूल से x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x आएगा। फाइनली आपका आंसर बनेगा 2x/1 + x⁴, यानी यहां पर एक बार ऑप्शन डी चेक करो, क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया, बाकियों को भी चेक कर लो, क्या पता उनमें से कोई सही हो। एनीवे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में आपसे बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, आपसे ना k की वैल्यू पूछी गई है ताकि ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट x = 0। चलो काम शुरू करते हैं। इसका रिलेटेड कंसेप्ट आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो कंसेप्ट तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं कि f(0) किसके इक्वल होगा। तो लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड 0 पे, है ना, और फिर ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगा, यानी ये तीनों इक्वल होने वाले हैं। तो यहां पर f(0) वो तो आपको दिख रहा होगा कि f(0) क्या है बेटा, यहां पर देखो x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहां पर तो ये 3 हो गया। अब जैसे ही मैं यहां पर RHL निकालूंगा तो फिर से 3 मिलेगा, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने, समझे। तो ये क्या है, kx/mod x, ठीक है बच्चों। तो ये आपको देगा 3 इक्वल्स लिमिट। ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं, अगर x 0 से पीछे है यानी 0 से स्मॉलर है लेफ्ट हैंड साइड, तो mod x आपको -x देगा, समझे। तो यहां से बात क्या बनेगी, 3 इक्वल्स, देखो लिमिट किसका निकालोगे अब फिलहाल,
k का निकालोगे, क्योंकि x और x कट जाएगा और नीचे -1 जो बचेगा उसको लिमिट के बाहर निकाल दो। आपका मन करे तो k अपॉन -1 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बच्चों। तो 3 इक्वल्स -k बन जाएगा, क्योंकि x की लिमिट 0 पुट करोगे तो k पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है। यहां से k की वैल्यू -3 आपको दिख रही होगी, यानी ऑप्शन ए एक बार चेक करिए, समझे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में यानी 34th में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इक्वल्स दिस। सेट ए की वैल्यू है, आपको बताना है कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड किए जा सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले सेट ए के ना एलिमेंट देख लो, कितने एलिमेंट है ये पता होना चाहिए। सेट ए में एलिमेंट का मतलब x है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 3 से छोटा होना चाहिए। यानी सेट ए में देखो 1,2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी इक्वल टू 2 ओनली। 2 ही एलिमेंट है, चेक कर लो। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आ चुका है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो मैं 2 की पावर n(n-1) यानी 2 की पावर 2 2 - 1 n की जगह 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो 2 की पावर 2 × 1 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, यानी ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 34th का ऑप्शन सी सही हुआ। अब 35 की बारी है, 35th की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर तो बस क्वेश्चन नंबर 30 तो बस क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बारी है। यहां पर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पूछा गया है। देखो अगेन, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता ही होगा, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कराया है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को मैं डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसा लिखूंगा तो ये इस इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन ये इस इंटरवल में ना होने के कारण ये गलत हो जाएगा, समझे। -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली -1.57 से 1.57। आपको नहीं समझ आया ये 1.57 कहां से आया बच्चों, जिनको समझ में आ गया बढ़िया, जिनको नहीं आया पूछो। कैसे पूछोगे कमेंट कर लेना। एनीवे पाई की वैल्यू 3.14 डालोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर इस इंटरवल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझे। तो 2 जो वैल्यू मिल रही है ना वो इस इंटरवल में नहीं है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, तो यहां पर ये जो x आपको दिख रहा है ये कौन से इंटरवल में होता है, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में होता है। तो यहां पर तो हमारी दाल नहीं गली। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स साइन 2, तो साइन 2 यानी साइन थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और अब अगर मैं इसको π-2 लिख दूं ना, तो π-2 यानी 3.14 - 2 अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू मैंने पुट की है, तो ये 1.14 आएगा, और ये पक्का इस इंटरवल में है। मतलब मेरा काम हो गया, मतलब ऑप्शन बी मुझे दिख गया, मतलब ये हुआ 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 36। अब यहां पर क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। अब अगेन वही कंसेप्ट है कि f of 0 किसके इक्वल होगा, तो लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, ऐसे है ना। अब f of 0 जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू है k/3, समझे बच्चों। और यहां पर अगर मुझे लिमिट फाइंड करना होगा तो मेरे पास है sin 5x अपॉन में 3x और प्लस में cos x। चलो इसको इवेल्युएट करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0, sin 5x को रिक्वायरमेंट है कि नीचे 5x आ जाए, तो ऊपर भी 5x लगाओगे और नीचे 3x पहले से ही प्रेजेंट है, x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में cos x पहले से दिख रहा होगा। x का लिमिट 0 होने की वजह से 5x का लिमिट भी 0 होगा, मतलब मुझे लिमिट की टेंशन नहीं करनी है। यहां पर 1 × 5/3 + 1। अब ये +1 क्यों आया, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व कर लो तो ये 8/3 आएगा, लेकिन LHS में ये सब k/3 के इक्वल चल रहा है, मतलब k/3 = 8/3। यहां से सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 8 यानी ऑप्शन बी, समझे। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे बढ़ें बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो यहां पर क्या बोला गया है,
द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, तो इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है। देखो दो बातें सुनना, पहली बात ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, दूसरी बात ये 2020 यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं लीस्ट वैल्यू वाले वर्ड को देखकर, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डेरिवेटिव करूंगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा होने वाला है। तो फिर मैं कैसे करूंगा? मैं यहां पर कंसेप्ट यूज करूंगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। समझे? अर्थमेटिक मीन, अगर कोई से भी दो नंबर हो, अगर कोई से भी दो नंबर हैं p एंड q, तो उनका अर्थमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं। समझे बच्चों? ये तो कंसेप्ट की बात हो गई। अब चलते हैं यहां पर अपने क्वेश्चन में। p का मतलब मैं लेने वाला हूं ax, मैं लेने वाला हूं p का मतलब ax और q का मतलब b अपॉन x। समझे? ये चीज मैं एज्यूम करने वाला हूं, यहां पर यूज करूंगा। चलते हैं जरा काम शुरू करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा? ax प्लस b अपॉन x अपॉन में 2, नाउ दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में pq, है ना। अब pq का मतलब क्या है? तो ax और q का मतलब आपको दिख ही रहा होगा यहां पर। तो फाइनली ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा ax प्लस b अपॉन x अपॉन में 2, नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में ab। यहां से अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, ax प्लस बी अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, यानी 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो कि पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? यानी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको फंक्शन fx मिल गया, आपको दिख रहा होगा fx की वैल्यू क्या है बच्चों। समझे? तो fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ab, यानी फंक्शन की वैल्यू या तो 2 टाइम्स रूट ab होगी या इससे बड़ी होगी। तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा यही जो आपने निकाला है, 2 रूट ab। अब 2 रूट ab यानी यहां पर पहला ऑप्शन देखो एक बार, पहला ऑप्शन है ना। अब इस क्वेश्चन में आप बेसिकली डेरिवेटिव करने से बच गए, और वैसे भी एमसीक्यू होने की वजह से आपके स्टेप्स कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 38 इसे भी पढ़ लो, देखते हैं इसमें करना क्या है हम लोगों को। यहां पर ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और दोनों का ऑर्डर आपको बता दिया है, डिटर्मिनेंट वैल्यूज भी गिवन है दोनों मैट्रिसेस की, आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं किस तरीके से करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जानबूझ के मैट्रिक्स एम लिख रहा हूं मैं। देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, के कांस्टेंट है, एन यहां पर और एन यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर देखूंगा तो मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर 3 है, तो ए इंटू बी वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 3 ही होगा। समझे? यानी a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा वो भी 3 होने वाला है। तो ये 3 यहां पर 3 लिखा है, कांस्टेंट k से कंपेयर होगा, तो 3 की पावर 3, और ये देखो इस तरीके से हम लिख देंगे, ये बनेगा 27। अब यहां पर अगेन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली है ना, इस तरीके से मैंने लिख लिया, ये 27 इंटू 5 इंटू 3। समझे? अब चलो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 27 इंटू 3 यानी 81 इंटू 5 यानी 5 5 8 40, यानी ऑप्शन डी एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 39, एक बार रीडिंग करो क्या बोला गया है। अगेन यहां पर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एनालाइज करना है सिर्फ। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों इन्वर्टिबल हैं, मतलब दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर बच्चों को ना ये वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा, तो एक बार चेक कर लो, इसी फॉर्मूले की हेल्प से ऑप्शन ए को लिखा गया है, चेक कर लो एक बार ध्यान से। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन बी को चेक करोगे, ऑप्शन बी को चेक करोगे तो यहां पर बेसिकली जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, वो देखो ये वाली प्रॉपर्टी है बच्चों, यानी ये भी ठीक हो गया। हमें तो वो सर्च करना है जो कि करेक्ट नहीं है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ऑप्शन सी, वेल ये भी तो प्रॉपर्टी ही है, यानी ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक, ये भी ठीक, बच गया ऑप्शन डी। एक बार इसको चेक करते हैं, वरना इसी को हमें हाईलाइट तो करना ही है। चलो पहले हाईलाइट करते हैं। देखो a प्लस बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ऐसा कुछ नहीं होता,
मतलब ऑप्शन डी में गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे यही पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी डिक्लेयर्ड एज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 40 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, आपको ना एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी भी दे रखा है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है। देखो दोनों मैट्रिसेस के बाहर ना 1/5 यानी कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा, तो ए प्लस बी जैसे ही ऐड करोगे ना 1/5 कॉमन, अब यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड करूंगा। 1 प्लस ऑफ -1 0, 0 प्लस 0 खत्म, 5 प्लस 0 यानी 5, 11 प्लस 4 यानी 15। 1/5 को अंदर भेजो, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/5, 0 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5, 15 इंटू 1/5। एक बार चेक करो कौन से वाले ऑप्शन में बिल्कुल यही दिख रहा है, ऑप्शन बी क्वेश्चन 40 का सही हो गया। अब इसी के साथ हम लोगों ने सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है बच्चों। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं, सेक्शन सी को देखते हैं। अब सेक्शन सी में बेसिकली कहानी क्या होगी ना, यहां पर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 में से आपको कोई से भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। यहां पर 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, स्टैंड अलोन एमसीक्यू, और 5 बेसिकली केस स्टडी वाले एमसीक्यू होंगे। आप क्या कर सकते हो, आप यहां से 3 क्वेश्चन प्लस यहां से 5 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर यहां से 4 और यहां से 4, या फिर यहां से 5 और यहां से 3। समझ रहे हो, ये केस स्टडी की बात हो रही थी और ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू की बात हो रही थी। इस तरीके से अगर आप चाहो तो सेक्शन सी के 8 क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, 3+5, 4+4 या 5+3। समझे बच्चों, तो सेक्शन सी के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं मैं तो सारे कराऊंगा, आप इस तरीके से कोई से भी 8 क्वेश्चन का फॉर्मेट देख सकते हैं। फिलहाल मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 41 के सॉल्यूशन से। यहां पर आपको एक लाइन दिया हुआ है y = x+1 और ये टेंजेंट बोला गया है इस कर्व के लिए, तो ये इस कर्व के लिए किस पॉइंट पे टेंजेंट है आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहला काम ये करो कि यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, यानी टेंजेंट लाइन, इसको कंपेयर करो y = mx + c से, ताकि यहां पर आप स्लोप की वैल्यू देख पाएं। स्लोप की वैल्यू 1 है। अब क्योंकि मुझसे ना पॉइंट पूछा गया है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा गया है, जिस पे इस कर्व का जब टेंजेंट बनाओगे तो वो यही आएगा जिसका स्लोप मैंने निकाल लिया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम बेसिकली डेरिवेटिव से निकालते हैं, तो इसके लिए मैं यहां पर डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा। तो y² का आएगा 2y इंटू dy/dx, RHS में 4x का 4 इंटू 1, यानी फाइनली dy/dx आएगा 4/2y, यानी 2/y। अब ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होने वाला है एट अ रैंडम पॉइंट x, y। समझे। अब अगर मैं 2/y को स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी 1 के इक्वल रख दूं, जो कि मैंने यहां फाइंड करके आपको बताया था, तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। y की वैल्यू को अगर मैं अपने कर्व में डाल दूं, y² = 4x में y की जगह 2 डालूंगा मैं, क्योंकि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जा रहा है ना। चलिए, तो यहां पर जैसे मैं पुट करूंगा y की जगह 2, तो 2² = 4x, यानी यहां से 4 = 4x, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा 1,2। 1,2 का मतलब ऑप्शन सी। एक बार देखो, ये रहा जी ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला गया है, देखो आपको ना एक फंक्शन दे दिया है, इसका डेरिवेटिव पूछा गया है, fx = x⁻sin x। या तो लॉग लेकर करो या फिर शॉर्टकट से करो, यानी इसको आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो। समझे, आप इसे ऐसे लिखोगे तो फर्दर फिर आप इसे ऐसे लिखोगे, है ना, आपका टाइम बच जाएगा। अब यहां से डेरिवेटिव शुरू कर दो, तो fx का डेरिवेटिव f'(x), e वाले का तो सेम रहेगा, है ना, यानी e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहता है। लेकिन पावर में अगर x ना हो तो हमें चेन रूल के पास जाना पड़ता है, तो sin x × log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो sin x ये रहा, log x का 1/x आ जाएगा, प्लस log x ये रहा, sin x का आपका cos x आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज यानी e⁻sin x log x, ये हमने कहां से लिखा था, तो x⁻sin x की हेल्प से लिखा था। फाइनली ये बनेगा sin x/x, और ये है आपका log x × cos x। अब यहां पर x⁻sin x
यहां पर दिख रहा है और यहां पर दिख रहा है, ठीक है। फिर ब्रैकेट में देख लो, मैचिंग कर लो, sin x अपॉन x। अब sin x अपॉन x ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, बाकी सारी चीजें भी मैच कर गई, यानी ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। ये रहा 43 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से क्या बोला गया है। देखो यहां पर एक फंक्शन दे दिया है आपको, है ना, sin x माइनस ए एक्स प्लस बी। अब ये डिक्रीजिंग है x बिलोंगिंग टू r के लिए, तो आपसे ना a की वैल्यू पूछी गई है। देखो पहले ना डेरिवेटिव कर लो, तो sin x का तो cos x आएगा, माइनस ए एक्स का माइनस a आएगा, a इंटू 1, है ना, यानी माइनस a बचेगा, प्लस b यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव जो करोगे ना वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड अगर हम यहां पर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं कहूंगा इसको 0 के इक्वल रख दूंगा, तो यहां से cos x माइनस a 0 यानी a इक्वल्स cos x आ जाएगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से डेरिवेटिव शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। समझे बच्चों, अब सुनना ध्यान से, यहां पर आपको यह बात तो पता ही है कि -1 से 1 के बीच में cos x होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यू, है ना, ये तो सबको पता है बच्चों, क्लियर है। अब देखो यहां पर cos x इक्वल टू a तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन वो तो मैंने बोला क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाओगे तब होगा। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो यहां पर डेरिवेटिव तो cos x माइनस a है, नाउ दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं क्या कहूंगा कि a हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cos x, समझे। लेकिन जब cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है और अगर a cos x के बराबर या इससे बड़ा होगा तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि a हैज टू बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x, यानी 1 से बड़ा होगा और इक्वल लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर इक्वल है तो यहां भी इक्वल लगाना ही पड़ेगा, यानी a हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब cos x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, और a cos x से बड़ा है, ठीक है। इक्वल को मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो मैं लगा लूंगा। मैंने क्या बोला, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और a cos x से बड़ा है, मतलब a cos x की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा। यहां पर मैंने वही तो किया कि a ग्रेटर देन 1 लिख दिया, और इक्वल के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं कि वो तो मैं फ्री में लगा रहा हूं, क्योंकि यहां लगा हुआ है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग बोला गया है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोलने का मतलब यह हुआ कि a बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 1 कोमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है, ध्यान से देखते रहो, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, यानी यहां पर 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर क्या बोला हुआ है, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन z एज r इक्वल टू दिस, ये आपका डेफिनेशन दे दिया है बच्चों, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि r कैसा होगा, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉन रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बात सुनना ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, a माइनस a दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इवन। बात समझ आ रही है, ये आपका इवन नंबर हो गया, समझे। यानी r आपका कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, r आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया पक्का, ठीक है। अब जरा सिमेट्री को देखो, देखो सिमेट्री में क्या होगा कि अगर a, b बिलोंगिंग टू r मैं बोलूंगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ मैं कह रहा हूं कि a माइनस बी इवन है। अब अगर a माइनस बी इवन होगा तो फिर b माइनस a भी इवन होगा, और अगर ऐसा कहोगे तो फिर ये कह रहे हो कि b, a बिलोंगिंग टू r होगा, और अगर ऐसा है कि a, b बिलोंगिंग टू r, that implies b, a also belongs to r, so that means r आपका कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है, समझे बच्चों। अब जरा ट्रांजिटिविटी को भी चेक कर लो, यहां पर a, b बिलोंगिंग टू r एंड b, c बिलोंगिंग टू r, अगर ये चीज मैं एज्यूम कर लूं, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी ये इवन है, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं कि b माइनस सी कैसा नंबर होगा, तो ये भी इवन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। इवन नंबर प्लस इवन नंबर कैसा नंबर होता है बच्चों, इवन नंबर में अगर इवन नंबर ऐड करोगे तो आपको अगेन एक इवन नंबर मिल जाएगा। मेरा मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी करोगे, वैसे तो रिजल्ट a माइनस सी आएगा, लेकिन ये पक्का इवन होगा। जब a माइनस सी इवन हो गया तो दैट इंप्लाइज कि a, c बिलोंगिंग टू r, मतलब ये हुआ कि अगर a, b
belongs to R and B, C belongs to R, then it must imply A, C belongs to R. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, तो ये पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन की निशानी है। मतलब ऑप्शन डी को मार्क कर लो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन 45 में क्या बोला गया है, Which of the followings will represent a half plane that contains the origin? देखो, अगर आप चाहो तो ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो और ये पता कर सकते हो कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे, उसका शेडिंग करोगे, तो शेडेड रीजन में क्या ओरिजिन आएगा या नहीं आएगा, कौन से वाले ऑप्शन के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो यहां पर ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, है ना। अब 0,0 को टेस्टिंग पॉइंट मानते हुए अपनी इनइक्वालिटीज को चेक करो। अगर मैं ऑप्शन ए के इनइक्वालिटीज को चेक करूंगा, यानी एक्स और वाई की जगह 0 और 0 पुट करूंगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से मुझे जो कंडीशन मिलने वाली है, ये मिलने वाला है 0<1 और ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर ये ट्रू है यानी जब शेडिंग करोगे तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करोगे इस वाली इनइक्वालिटी से। मेरा मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी का जो हाफ प्लेन बनने वाला है, फिजिबल रीजन बनने वाला है, उसमें पक्का ओरिजिन आएगा, यानी ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ऑप्शन बी और सी को भी चेक करके देख सकते हो। यहां पर अगर आप एक्स और वाई की जगह 0 और 0 पुट करोगे, आपको ऐसा मिलेगा और ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका शेडिंग करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इनइक्वालिटी के लिए तुम शेडिंग करोगे, है ना, एक्स वाई प्लेन में, तो ओरिजिन यानी टेस्टिंग पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग करेंगे, तो ओरिजिन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द शेडेड रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन फॉर ऑप्शन सी। समझे? तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। ठीक है, अब 46 ऑनवर्ड्स यानी टिल 50 आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और बेसिकली यहां पर क्वेश्चन 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही है। चलिए काम शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अ फॉरेन क्लाइंट अप्रोचेज ईशा ब्रिक्स कंपनी फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। The client requests for few samples of the brick as per the requirement. The solid rectangular brick is to be made from 1 cubic feet of clay of special type. ठीक है, यहां पर जो ब्रिक का आपको डायग्राम दिख रहा होगा किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो यहां पर के, एक्स और एच ये इसकी डायमेंशन आपको दिख रही होंगी। इसका वॉल्यूम जो होगा यानी एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो इन्होंने आपको बताया हुआ है 1 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब आगे पढ़ो भाई। The brick must be 3 times as long as it is wide. यानी यहां पर अगर मैं कहूं यहां पर क्या होगा जी, एक सेकेंड, यहां पर क्या होगा कि x विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स k। एक बार चेक करो, इसका लेंथ x है और इसका विड्थ k है, तो यही बोला हुआ है कि द ब्रिक मस्ट बी 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज वाइड। ठीक है, एज्यूम दैट द विड्थ ऑफ द ब्रिक इज k, डायग्राम में भी दिख रहा है। कंसिडर द फिगर शोवन, फिगर तो हमने देख लिया, आपके सामने जो भी डाटा है वो मैंने लिख दिया है। अब सुनना, यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो LBH, है ना। यानी यहां पर क्या होगा, XKH। यहां पर वॉल्यूम इन्होंने 1 क्यूबिक फुट दिया हुआ है, यानी यहां पर देखो, अब x की जगह अगर मैं 3k पुट करूं तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 3k² इंटू h इक्वल टू 1। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहां पर डिड्यूस कर चुका हूं, ये आप देख पा रहे होंगे 3k² इंटू h इक्वल टू 1, यानी 3k² h इक्वल टू 1। अब ये वाला प्रॉपर्टी यानी ये वाला जो रिलेशन है ये कहां दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन सी एक बार चेक करो, ऑप्शन सी में यही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, यानी 46 का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सरफेस एरिया जिसको इन्होंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज गिवन बाय। अब सुनना ध्यान से, जो आपका ब्रिक था ना वो क्यूबोइडल शेप में था, और किसी भी क्यूबोइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं साइड में, आप देख लो। ठीक है बच्चों,
ये फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से L क्या था, डायग्राम दिखाऊं, देखो L क्या था x, और यहाँ पर B क्या है k, और हाइट यानी h वो तो h ही है। तो चलो यूज करते हैं जरा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ये 2 तो बाहर है ही, L का मतलब x और B का मतलब k, समझे। यहाँ पर k इंटू, अब h का मतलब तो h ही था, और फिर अगेन h का मतलब h और L का मतलब क्या है तो x है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ चीजें तो आप लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं। कैसे पता कर चुके हैं, देखो आपको पता है ना 3k² इंटू h इक्वल टू 1। अब ये कहाँ पता किया था हमने, यहाँ देख लो या फिर यहाँ देख लो, 3k² h इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसकी हेल्प से यहाँ पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई क्या काम होने वाला है। 2, अब देखो एक बात और भी थी, x इक्वल टू 3k, ये भी था ना, x इक्वल टू 3k, ये भी तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पर देखो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन सब का यूज करेंगे, यहाँ पर x की जगह अगर मैं 3k पुट करूंगा तो 3k इंटू k यानी ये बनेगा 3k²। अच्छा यहाँ से k इंटू एच की वैल्यू, यहाँ से k इंटू एच की वैल्यू निकालोगे ना तो ये बनेगा 1/3k। एक बार चेक कर लो, 1/3k, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा हुआ है hx, लेकिन x का मतलब क्या है तो 3k है ना। तो ये क्या बनेगा h इंटू 3k यानी 3kh, ठीक है। अब kh की वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाली है, यहां दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। तो 3kh यानी 1/k बन जाएगा, यानी यहां पर मैं 1/k रखने वाला हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बाहर ही रहने दो, ये आपका 3k², यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो डिनोमिनेटर में 3k आ जाएगा, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3k होगा, और यहां ऊपर 3 आ जाएगा, 3 + 1 यानी 4/3k। ये आपका फाइनली इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी 47th का कौन सा, यहां ऑप्शन बी, एक बार चेक करो बच्चों, 47th का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब 48 में ना आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया है उसी फंक्शन a का जो आपने अभी ऑब्टेन किया, यानी a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 2 टाइम्स 3k² प्लस 4/3k। एक बार मैं चेक करूंगा, क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। यहाँ 2 है, फिर 3k² है, ठीक है, फिर 4/3k और k नीचे ही है, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है k के रेस्पेक्ट में, चलो काम शुरू करते हैं। dA/dk, ठीक है। तो यहाँ 2 बाहर है ही, यहां पर करोगे तो ये 6k आ जाएगा बच्चों, और यहां पर देखो 4/3 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा, और 1/k का करोगे तो -1/k² आ जाएगा, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर पूरे में से पहले तो 2 कॉमन ले लो, है ना। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो यहां पर 4 बन जाएगा, यहां से 2 कॉमन लेने की वजह से यहां 3k, यहां से 2/3 बचेगा, और ये माइनस और ये प्लस होने की वजह से यहां -2/3 और ये 1/k², यानी फाइनली इस तरीके से मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का अब अगर मैं ऑप्शन एनालाइज करूं तो कौन से वाला, ऑप्शन डी देखो बेटा, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल सेम है, एक बार मैच कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में बोला हुआ है सरफेस एरिया यानी कैपिटल ए इज मिनिमम व्हेन, यानी आपको यह बताना है कि सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा। यानी मेन बात यह है कि यहां पर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी dA/dk की वैल्यू आपको 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर ये क्या आया था बच्चों 4, ये था 3k, एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर 4 और ये 3k, और ये -2/3k², ये आया था। अब ये 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां से मुझे k की वैल्यू बतानी है, 4 को तो हटा दो, ये बनेगा 3k - 2/3k² इक्वल टू 0। अगर मैं साइड चेंज करूंगा तो मुझे फाइनली ऐसे मिलेगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k³ विल बी इक्वल टू 2/9, तो k³ इक्वल टू 2/9, यहां पर आप देख सकते हो 49th का ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। अब इसने आपसे पूछा था कि सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा। वैसे तो मुझे k³ की वैल्यू यहां पर पूछी गई थी तो मैंने लिख दी है, लेकिन ध्यान से सुनना, मेन बात यह है कि अगर आप प्रॉपरली कंसेप्ट से करें तो आपको यह कंफर्मेशन करना होता है, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो मतलब आपको यह कंफर्म करना होता है कि डबल डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। कमेंट करके बताना मुझे, फिलहाल अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। मैं यहां पर जानबूझ के इसका ना डबल डेरिवेटिव निकाल के आपको दिखाऊंगा, जबकि एमसीक्यू होने की वजह से इन सभी की मुझे जरूरत तो है नहीं, बट मैं करूंगा, डोंट वरी, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ के लिए। 4 बाहर, 3k का 3 हो जाएगा,
यहां पर देखो 1/k² है ना, देखो -2/3 तो कांस्टेंट है, उसको तो तुम बाहर ऐसे लगा ही दोगे। अब 1/k² का डेरिवेटिव करना होगा तो -2 है ना, और k की पावर -3 हो जाएगा। तो यहां से ये प्लस का 4/3 आने वाला है। एक बार चेक करो बच्चों, प्लस का 4/3 होने वाला है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका ये k³ बन जाएगा। अब अगर यहां पर k³ यानी k = 2/9 का क्यूब रूट अगर ये पुट करोगे ना, तो डबल डेरिवेटिव में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, क्या डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है? अगर हाँ तो a क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम बोला है तो मिनिमम ही होगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर पॉजिटिव हो क्रिटिकल पॉइंट पे, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। चलिए यहां पर काम देखते हैं जरा, अपना क्या होने वाला है, 3 + 4/3। और जैसा कि मैंने बोला k³ यानी 2/9 यहां पुट करो। अब आप इसका कैलकुलेशन तो खुद ही कर लेना, ये पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा। हमें कंफर्मेशन अगर करनी है तो ऐसे कर सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन होने की वजह से। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए भी आपसे पूछा गया है। ए यानी सरफेस एरिया का मिनिमम वैल्यू भी बता दो इनको। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, आपने सरफेस एरिया क्या निकाला था, चलो पहले उसको लेकर आते हैं। तो सरफेस एरिया की वैल्यू थी देखो यहां पर, ठीक है, 2 × 3k² + 4/3k। याद रखना 2 × 3k² + 4/3k। एक बार क्रॉस चेक कर लो यहां पर, ठीक है, सब चंगा। अच्छा k की वैल्यू क्या आई थी, मैंने k की वैल्यू तो निकाली नहीं है, k³ की वैल्यू निकाल रखी है 2/9। लेकिन यहां से k³ = 2/9 है, तो इसका यूज करके मैं k तो निकाल ही लूंगा। 2/9 का क्या आ जाएगा, पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 2/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करने वाले हैं। चलो काम शुरू करते हैं। 2 यहीं पर है, ठीक है, एक काम करो पहले एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 9k³ + 4/3k। ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। अब इसमें k की वैल्यू पुट करो या k³ की पुट करो। न्यूमरेटर में k³ बना लिया है मैंने, इसीलिए तो बनाया था। अगर आप चालाक हो तो 9k³ की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, समझे। तो 2 + 4/3। अब k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसा आपने k की वैल्यू निकाला था बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, यहां कोई चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में 6 हुआ, नीचे 3 है, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, 3 × 2 = 6, ऊपर 2, बाहर भी 2 है, यानी ये 4 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 2/9 है, उसका क्यूब रूट है, तो ये एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9/2 का क्यूब रूट इस तरीके से आ जाएगा। डायमेंशंस यहां पर फिट में गिवन थी और ये एरिया आपने निकाला है, यानी दैट मीन्स यहां पर आंसर आपका स्क्वायर फिट में आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए, एक बार चेक करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने आज का टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। जबकि आप लोगों ने टेस्ट की स्टार्टिंग में देखा होगा ये तो PTS 11 है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। PTS 1 से लेकर PTS 10 तक ये आपके सॉल्व्ड सैंपल पेपर हैं। कहां पर हैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। ये आपके सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स हैं जिनमें आंसर की भी अलग से दे रखा है, ताकि आप पहले प्रैक्टिस करें, कहीं पर अटकोगे तो सॉल्यूशन देख लेना। फिर इसके बाद बारी आती है PTS 11 एंड PTS 12 की। इसमें आंसर की तो हैं, इनमें आंसर की तो मैंने दे रखे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन अभी मैंने डिस्कस किया। मोर ओवर 17 अक्टूबर को हमने यही टेस्ट गूगल फॉर्म में कंडक्ट किया था। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मजे की बात यह है कि ये सारे टेस्ट हैं कहां, टेस्ट 1 से 10 तक कहां पर है, टेस्ट 11 से 12 कहां है। देखो टेस्ट 11 से 12 बेसिकली हमारी मैथ मिशन बुक में भी है, वहां पर हमने इसको रिवीजन टेस्ट 1 एंड रिवीजन टेस्ट 2 बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये पेपर्स मैंने ऑलरेडी हमारे 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है उसमें भी डाला हुआ है। कौन से बुक, 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली बुक, जो कि आपको यहां पर दिख रही होगी। ठीक है, तो यहां पर टोटल 13 पेपर हैं, लेकिन अभी तो हमने PTS 1 से 10 प्लस PTS 11 एंड 12 की बात की, 12 पेपर हुए। 13वां पेपर कौन सा है, CBSE का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2 सितंबर को रिलीज हुआ था।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर 13 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस वाली बुक में। अगर आप लोग इसे ऑर्डर करना चाहें तो यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मोर ओवर, अगर आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये वाली बुक परचेज करनी चाहिए, मैथ मिशन। ठीक है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हमारा आज का सेशन वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, लेकिन मीनवाइल अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी गुड, टेक केयर।